हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है, अगर आपके पास इसका एक बेसिक सर्टिफिकेट होगा। अब ये जो है, ये जो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, ये मिलेगा नेशनल ड्रग अब्यूज़ ट्रीटमेंट क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क की तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपके पास एक वेल मतलब रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होगा, जो कि इंडस्ट्री में माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा पूरा। ये कोर्स फ्री है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। और इसके बाद हर एक मतलब मॉड्यूल के बाद जो है आपको इसका एक क्विज़ होता है, वो देना पड़ेगा। और ऐसे करके आपको बहुत सारे क्विज देने पड़ेगा, तब जाके आपको इसका एक फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा रहे हो, चाहे फार्माको विजिलेंस में जा रहे हो, चाहे रेगुलेटरी अफेयर्स में जा रहे हो, तो वहाँ पर इन सब इस सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये कोर्स करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जिस मकसद से ये कर रहे हैं वो है फार्माको विजिलेंस। यानी कि अगर हमें फार्माको विजिलेंस में अगर जॉब चाहिए, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट तो एकदम मान लो कि मस्त है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है क्या चीज़? Good clinical practice (GCP) is an international, ethical, and scientific standard for conducting biomedical and behavioral research involving human participants. तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है? ये एक इंटरनेशनल, एथिकल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड है। किस लिए? कि जब हम कोई बायोमेडिकल या बिहेवियरल रिसर्च करते हैं जिनमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसको करवाने के लिए जो स्टैंडर्ड, चाहे वो एथिकल हो या साइंटिफिक हो, अगर हम उसको करवाने के लिए जो ये स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं, तो उसी को हम गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ह्यूमन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो कहीं पे ह्यूमन्स इन्वॉल्व है और आपने उल्टा सीधा जैसे मर्जी करके उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स कर दिया, ठीक है, और कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, और उससे जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हम ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो, द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस (GCP) गाइडेंस वाज मेड टू प्रोटेक्ट पीपल पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च। ठीक है, ये जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ये क्यों बनाया गया था? ठीक है ना, ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था जो कि रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है ह्यूमन पे, तो उसमें जो ह्यूमन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ कोई खतरा ना हो, उनके साथ कोई डैमेज ना हो। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस बनाया गया है। द गाइडेंस वॉज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स इन विच पीपल वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन स्टडीज। तो ये जो गाइडेंस है, यानी कि ये जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडेंस है, ये कैसे बना? ठीक है ना, जैसे कि सबसे पहले किसी ने क्लिनिकल ट्रायल किया होगा, उससे कोई गलतियां हुई होगी, तो उसने फिर उसको ठीक किया और एक स्टैंडर्ड बना दिया। फिर उसके बाद फिर अगला किसी ने किया होगा, फिर उससे कुछ गलती हुई होगी, फिर उसको ठीक किया और उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो ऐसे कई सारे मिस्टेक्स करने के बाद जब बहुत जो फाइनल जो गाइडेंस मिला है, उसको आज हम देखते हैं। तो वो है हमारा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो है जो भी
पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ में, उनको वो बेसिक राइट नहीं मिलते थे, बेसिक क्या बोलते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। टू अंडरस्टैंड व्हाई जीसीपी इज इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू नो वेयर द गाइडेंस केम फ्रॉम। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जीसीपी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये गाइडेंस आया कहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं द न्यूरम्बर्ग कोड 1947, द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी 1964 एंड द बेलमाउंट रिपोर्ट 1979 each helped shape the rules and guidance we use today to keep research safe and fair। ठीक है, तो इसके लिए ये कुछ कोड्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि न्यूरम्बर्ग कोड 1947 में हुआ था, द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी 1964 में, और द बेलमाउंट रिपोर्ट 1979 में। ठीक है, इन सब की वजह से जो रूल्स और गाइडेंस जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने रिसर्च को सेफ और फेयर बना सके। ठीक है ना, जो भी ह्यूमंस उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनके लिए जो रिसर्च है, जो ट्रायल्स हैं, उनको सेफ और फेयर बना सके। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। तो रिव्यू द समरीज बिलो टू लर्न मोर। तो क्या है द न्यूरम्बर्ग कोड 1947 में, इसने क्या बताया, इसने कहा कि वॉलंटरी कंसेंट एज एसेंशियल। ठीक है, यानी कि जो भी ह्यूमन उसमें पार्टिसिपेट ले रहा है उसका वॉलंटरी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी से ज़बरदस्ती पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते ट्रायल्स में या रिसर्च में। ठीक है, developed in response to unethical medical experiments during World War II. The Nuremberg Code established the principle of voluntary informed consent and emphasized the necessity of scientifically valid research conducted by qualified professionals. देखो क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, तो उस समय मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें जब ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ज़बरदस्ती किसी को भी उठा लेते थे। स्पेशली जो स्लेव्स होते थे, जो वहाँ पे जो बंदी होते थे या जो स्लेव्स होते थे, उनको वो ज़बरदस्ती उठा लेते थे और उसके ऊपर फिर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद आया हमारे पास द न्यूरम्बर्ग कोड। इसने क्या बोला कि वॉलंटरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो साइंटिफिकली वैलिड रिसर्च कर सकें। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न रिसर्च एथिक्स, और इसी की वजह से जो मॉडर्न रिसर्च एथिक्स है वो उसका ग्राउंड वर्क जो है पहली बार एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ये न्यूरम्बर्ग कोड का एक बेसिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी 1964 में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंट्रोड्यूस्ड एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर मेडिकल रिसर्च। अब इसमें क्या है कि इसने कुछ मेडिकल रिसर्च के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है ना, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी ये जो है ये क्या दो अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। ये किसने अडॉप्ट किया था? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने। दिस डिक्लेरेशन एक्सपेंडेड एथिकल गाइडेंस टू फिजिशियंस कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च। तो इसने क्या किया, ये जो डिक्लेरेशन है ये जो फिजिशियंस हैं उनके लिए बनाया गया है। ठीक है ना, कि उनको कुछ एथिकल गाइडेंस दी गई है कि जब वो कोई मेडिकल रिसर्च करेंगे तो उनको कुछ एथिकल गाइडेंस जो है वो फॉलो करनी होगी। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट सच एज, तो इसने कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए जैसे कि इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू, ठीक है, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट,
रिस्पेक्ट फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ठीक है। द डिक्लेरेशन रिमेन्स ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च एथिक्स। तो ये इन तीनों की वजह से जो है आज जो इंटरनेशनल रिसर्च एथिक्स है वो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्राउंड स्टोन शुरू हुआ। द बेलमंट रिपोर्ट 1979 डिफाइंड कोर प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, द रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, बेनिफिशियंस एंड जस्टिस। इसने क्या किया कि रिसर्च के लिए या क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो पर्सन, बेनिफिशियंस और जस्टिस है उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। जैसे कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स द बेलमंट रिपोर्ट आर्टिकुलेटेड 3 कोर एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनाइटेड स्टेट में जो बेलमंट रिपोर्ट है उसने 3 कोर एथिकल प्रिंसिपल्स दिए। सबसे पहले क्या है, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, यानी कि जो पर्सन हम रिसर्च के लिए या ट्रायल्स के लिए ले रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑनरिंग ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्टिंग दोज विद डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी। बेनिफिशियंस, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग हार्म। जिनको हम ला रहे हैं रिसर्च के लिए या ट्रायल्स के लिए तो उनको बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है और हार्म कम से कम करना है, ठीक है। अब वो बेनिफिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे मॉनिटरी फॉर्म में हो चाहे किसी और फॉर्म में हो, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और जस्टिस, ensuring equitable distribution of research burdens and benefits, ठीक है। तो जो रिसर्च बर्डन और बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। These principles underpin federal regulations and institutional review board IRB practices. Exposure of these incidents provide much of the momentum for the development of regulations and ethical guidelines for on the protection of human research participants and continue to inform its ethical framework. तो ये तो हो गया अब कुछ बेसिक चीज़ें कि ये जीसीपी आया कहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जीसीपी की ट्रेनिंग लेना जरूरी क्यों है। वाई इज जीसीपी ट्रेनिंग नेसेसरी। देखो, द ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टाफ इन्वॉल्व इन क्लिनिकल रिसर्च एंड ensures an understanding of the principles adopted in research। तो ये जो ट्रेनिंग है ये सारे उन स्टाफ के लिए उन स्टाफ के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि क्लिनिकल रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो देखो, जीसीपी इज वाइडली accepted and expected in all research involving human participants। देखो, जो जितने भी ऐसे रिसर्च हैं या ट्रायल्स हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है, उनके लिए जीसीपी ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। जीसीपी इज नॉट स्पेसिफिक टू अ प्रोटोकॉल बट रादर अ जनरल एंड एप्लीकेबल टू प्रोटोकॉल्स। जीसीपी जो है किसी भी प्रोटोकॉल के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, और ये हर प्रोटोकॉल के लिए जनरल और एप्लीकेबल है। Anyone directly involved in the design or conduct, oversight or management of research involving human participants, including research site staff, backup staff, contractor, subcontractor and consultants who perform key study functions should complete the GCP training, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लोग जो कि इन्वॉल्व हैं किसमें, डिज़ाइन और कॉन्डक्ट में या फिर ओवरसाइट में या मैनेजमेंट में, किसके ऐसी रिसर्च में जिसमें कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जीसीपी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब उसमें चाहे साइट स्टाफ आते हो या बैकअप स्टाफ आते हो, कॉन्ट्रैक्टर आते हो, सब कॉन्ट्रैक्टर आते हो या कंसल्टेंट आते हो, ठीक है, जो कि की स्टडी फंक्शंस करते हैं, ठीक है, इनके लिए जीसीपी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो नॉन स्टडी स्टाफ है, ठीक है, जो रिसर्च साइट पे जो नॉन स्टडी
स्टाफ है जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड केयर या दूसरे नॉन स्टडी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको भी ये करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये सेल्फ पेस्ड है। आपको ये कोर्स जो है 4 से 6 घंटा लगेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज रिक्वायर्ड एवरी 3 years of NH affiliated staff to ensure that all researchers stay informed of development regarding GCP, such as changes in federal regulations concerning the protection of vulnerable research participants, electronic data and privacy protection। देखो ये जो है ये कोर्स जो है हर 3 साल में एक बार करना पड़ता है, ताकि जो नए चेंजेस हो रहे हैं GCP में, ठीक है ना, उनसे रेगुलरली अपडेटेड रहा जा सके। Others are encouraged to consult and comply with their institutional, regulatory and other oversight committee guidelines for recertification requirement। ठीक है, तो यानी कि ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया कि GCP क्या है और क्यों ज़रूरी है ना। अगली क्लास में हम इसके आगे चलेंगे।